देखिए अब अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं असमांगी पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। असमांगी पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब असमांगी पिंडों में अपन दो पिंडों के लिए लेंगे, एक तो द्विकण तंत्र के लिए और एक बहुकण तंत्र के लिए। तो नंबर ए अपन डिस्कस कर लेते हैं इसमें द्विकण तंत्र। द्विकण तंत्र यानी दो कणों से मिलकर बने तंत्र। दो कणों से मिलकर बने तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ये अपन ज्ञात करेंगे। देखो द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। देखिए भाई इसमें अपन कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने मान लिया कोई द्विकण तंत्र का कोई निकाय है x y z, ये मूल बिंदु मैंने ले लिया है। एक कण यहां ये रहा और एक कण ये रहा। यहां ये कण m1 द्रव्यमान का है जिसका स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर है। ये दूसरा जो कण है इसका द्रव्यमान है m2 और इसका स्थिति सदिश है स्मॉल r2 वेक्टर। ये बिंदु मैं नाम ले लेता हूं P और यह है बिंदु Q पर। मान लिया कि दो कण हैं m1 व m2 द्रव्यमान के जिनके स्थिति सदिश क्रमशः r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। बिंदु P पर m1 द्रव्यमान है, बिंदु Q के ऊपर क्या है m2 द्रव्यमान है और इनके स्थिति सदिश क्रमशः क्या है r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। अब देखिएगा ये इन पर बाह्य बल लगता है और साथ में ये एक दूसरे के ऊपर बल भी लगाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं आंतरिक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन आंतरिक बल बोलते हैं। तो देखिएगा माना कि P व Q बिंदु पर कण m1 व m2 द्रव्यमान के स्थित हैं। माना कि P व Q बिंदु पर कण m1 व m2 द्रव्यमान के स्थित हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर है। जिनके स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर है। ये कण परस्पर एक दूसरे पर आंतरिक बल लगाते हैं, साथ ही इन पर बाह्य बल भी लगता है। साथ ही इन पर क्या लगता है
बाह्य बल भी लगता है। यदि इन पर बाह्य बल क्रमशः F1 वेक्टर व F2 वेक्टर तथा आंतरिक बल क्रमशः है F1 डैश वेक्टर व F2 डैश वेक्टर हो तो F बाह्य बल, तो देखो F बाह्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एवं F आंतरिक, तो आंतरिक बल क्या होगा, F1 डैश वेक्टर प्लस F2 डैश वेक्टर होगा। ये लो, यदि इन पर बाह्य बल क्रमशः F1 व F2 वेक्टर तथा आंतरिक बल क्रमशः F1 डैश व F2 डैश वेक्टर हो तो F वेक्टर बाह्य इजिकल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एवं F वेक्टर आंतरिक बराबर ये मान होगा। तो अपन यूं कह सकते हैं, इसलिए तंत्र पर लगने वाला कुल बल, द्विकण जो तंत्र है, इसलिए तंत्र पर लगने वाला कुल बल, अगर मैंने मान लिया कि कुल बल F वेक्टर है तो ये हो जाएगा F बाह्य वेक्टर प्लस F वेक्टर आंतरिक, ये कुल बल हो जाएगा। तो यहां इसको अगर मैं आगे और लिखता हूं तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, F वेक्टर इज इक्वल टू, F बाह्य वेक्टर का मतलब है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, आंतरिक बल की बात करूं तो F1 डैश वेक्टर प्लस F2 डैश वेक्टर, ये मेरे पास कुल बल होगा। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आप जान लें कि आंतरिक बल एक दूसरे के बराबर और परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया वाली स्थिति होती है, अर्थात आंतरिक बलों का सदिश योग क्या होगा, सदैव शून्य होगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे और बढ़ाते हैं। आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, क्योंकि इससे आगे के पॉइंट अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अब इसी पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। ये आप जानते हैं, चूंकि F1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू F2 डैश वेक्टर इज इक्वल, यानी दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे आंतरिक बल, लेकिन परस्पर क्या होंगे, विपरीत। यानी कि यूं कह सकते हो आप F1 डैश वेक्टर प्लस F2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0, यानी इनका सदिश योग क्या है, 0। तो देखो इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। यानी कि द्विकण तंत्र पर कुल जो बल होगा वो वाकई में केवल क्या होगा, बाह्य बलों का ही सदिश योग होगा, क्योंकि आंतरिक बल तो क्या हो गए हैं इसके अंदर, 0 हो गए। और अगर ऐसा है तो अब देखिएगा,
वही बाह्य बलों का सदिश योग अगर शून्य है। अब देखिएगा, अपन जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कि बाह्य बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो देखो, क्योंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से क्या होगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू dP1 वेक्टर अपॉन में dt, यानी पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, एंड F2 वेक्टर इज इक्वल टू होगा dP2 वेक्टर अपॉन में dt, यानी दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन दर दूसरे बल के बराबर हो गया। इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू क्या इक्वेशन हो जाएगी, d अपॉन में dt P1 वेक्टर, d अपॉन में dt P2 वेक्टर। अब इसी समीकरण को मैं इस प्रकार भी अरेंज करके लिख सकता हूं। देखो कैसे, इसको मैं कह सकता हूं d अपॉन में dt P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। एक इक्वेशन मेरे पास ही आ गई। अब देखिएगा संवेग होता क्या है, संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो P1 का मतलब m1 v1 वेक्टर और P2 वेक्टर का मतलब m2 v2 वेक्टर। तो देखिएगा, चूंकि P1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर इज इक्वल टू m2 v2 वेक्टर, इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू d अपॉन में dt। अब इसे बड़े ब्रैकेट के रूप में लिख लें। तो देखिएगा P1 वेक्टर, ये लो, P1 का मीन्स m1 और ये है v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अब इसके आगे की स्टेप्स को अपन इधर ले रहे हैं। अब देखिएगा, यहां पर फिर बात करें अपन वेग की। v वेक्टर का मतलब क्या है, dr1 वेक्टर अपॉन में dt, और v2 वेक्टर का मतलब dr2 वेक्टर अपॉन में dt। तो देखिए फिर से वापस से स्टेप्स, चूंकि v1 वेक्टर इज इक्वल टू dr1 वेक्टर अपॉन में dt एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू dr2 वेक्टर अपॉन में dt, इसलिए f वेक्टर इज इक्वल टू d अपॉन में dt। m1 को आपने m1 रहने दिया है, v1 के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, dr1 वेक्टर अपॉन में dt प्लस m2 को m2 रहने दें, dr2 वेक्टर अपॉन में dt। ये लो, फिर इस इक्वेशन को फिर से अरेंज कर रहे हैं। d ये हो जाएगा d2 dt स्क्वायर, क्या रह गया है मेरे पास, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ये जो मेरे पास समीकरण आ गई है, f वेक्टर इज इक्वल टू d2 अपॉन में dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। इस इक्वेशन के अंश और हर, ये अंश है ये हर है, दोनों के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, m1 प्लस m2 से गुणा कर दें। कह सकते हैं इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 से अपन गुणा भाग कर दें, तो आप यूं कह सकते हैं। इसी इक्वेशन को इस तरह से भी कह सकते हैं। देखो आप, f वेक्टर इज इक्वल टू, देखो m1 प्लस m2 से मैंने इसको गुणा किया है, d2 dt स्क्वायर, और इससे ही मैंने इसमें भाग दे दिया है m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये लो, क्या किया मैंने इस इक्वेशन में, m1 प्लस m2 से मैंने गुणा कर दिया और m1 प्लस m2 से क्या कर दिया मैंने भाग, यानी कि इस समीकरण के दाएं पक्ष को मैंने m1 प्लस m2 से गुणा और m1 प्लस m2 से क्या कर दिया मैंने भाग कर दिया है। तो यहां इस तरह के फॉर्मेट के अंदर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है।
अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो एफ वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, तो इजिकल टू क्या रह गया है, d2 dt का स्क्वायर, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब जरा एक बात गौर करने की है, ये इक्वेशन आ गई है तो देखो फिर से, चूंकि f1 वेक्टर कुल बल है, m1 प्लस m2 क्या है, कुल द्रव्यमान है, यानी कि मैं यो कह सकता हूं कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। अगर कुल बल बटे कुल द्रव्यमान आ रहा है तो ये एक्चुअल में क्या बन गया मेरे पास, वही त्वरण बन गया, त्वरण स्मॉल a वेक्टर आ गया। और आप जानते हो त्वरण होता क्या है, स्थिति सदिश का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन। स्थिति सदिश का अगर समय के साथ एक बार अवकलन करते हैं तब अपने पास वेग प्राप्त होता है, और दोबारा अवकलन करने पर अपन को त्वरण प्राप्त होता है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर। ये त्वरण का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर। तो अब देखिएगा, इसलिए अब इस इक्वेशन में ये जो स्टेप्स है इसकी जगह मैंने क्या लिख देना है, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन में dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। एक बार आप इसको यहां तक नोट करें। अब देखिएगा, आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, और यही द्विकर्ण तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र की क्या है, स्थिति का अपने पास क्या आ गया, सूत्र आ गया। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ऐसे कैसे, ये अपने पास एक महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई। अब इसमें अपन आगे फिर इसे और सॉल्व करते हैं, इसकी जनरल मैथ को। तो देखिए आप कैसे स्टेप को याद रखेंगे। द्विकर्ण तंत्र के लिए क्या करेंगे, आप कुल बल ज्ञात करेंगे। कुल बल क्या है, आंतरिक बलों का योग तो शून्य हो गया, बाह्य बलों के योग के बराबर होगा। बाह्य बलों का जो योग है वो बाह्य बलों के योग का जो कुल योग अपने पास आ रहा है, एफ वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। बाह्य बल है क्या, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर है। रेखीय संवेग में परिवर्तन दर में जो मान आ रहा है, यानी कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन में dt p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। फिर p1 और p2 की वैल्यू रख दीजिए, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। फिर इसके बाद p1 और p2 की वैल्यू रखने के बाद आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए, dr1 वेक्टर अपॉन में dt एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू dr2 वेक्टर अपॉन में dt। फिर ये वैल्यू रखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो अपने पास आ रही है उसको m1 प्लस m2 से गुणा भाग कर दीजिए दाएं पक्ष को। दाएं पक्ष को m1 प्लस m2 से गुणा भाग करने के बाद उस m1 प्लस m2 को बाईं ओर आप जब ला रहे हैं तो आप देखें कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, ये क्या बन गया है अपने पास, त्वरण। ये राशि क्या बन गई है आपकी, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर। यही तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है, यहां देखो d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर।
ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है। अब इसी इक्वेशन से देखो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो यहां मेरे पास समीकरण आ रही है आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करने की। तो ये क्या कह सकता हूं मैं कि यही द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की क्या है, स्थिति है। ये जो इक्वेशन आई है यही द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है। यही द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की क्या है, अपने पास स्थिति है। तो अपन यूं कह सकते हैं इसलिए द्विकण तंत्र तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे RCM से। CM का मीन्स है सेंटर ऑफ मास, और ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला हो गया है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये लो, ये द्विकण तंत्र के किसी निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का क्या आ गया है, मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। ये लो, द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है, ये अपन को याद रखना है। तो देखो यहां अपन ने इसकी द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया है। अब अपन बात करेंगे इसकी स्पेशल स्थितियां, यानी विशेष केस क्या क्या बन सकते हैं, उनको अपन अब डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, विशेष स्थितियां, या आप इसे कह दीजिए स्पेशल केसेस। इसमें नंबर वन ये कह दें, यदि कण तंत्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो, यदि कण तंत्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो, अगर कण तंत्र मूल बिंदु पर स्थित है तो ऐसी स्थिति के अंदर RCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखो इसलिए 0 इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसके आगे के स्टेप्स को अपन यहां देख रहे हैं। तो देखो यहां मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, इस इक्वेशन के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। तो मैं क्या क्या कह सकता हूं कि कण मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः पहले कण का, यह कह सकते हैं द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या है, 0। यानी कि यूं कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र के परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग क्या होता है, 0 होता है। तो आप ये कह देते हैं अतः द्रव्यमान केंद्र के परितः या उसके सापेक्ष, अतः द्रव्यमान केंद्र के परितः
पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी को देखो और थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड और कर लें तो आप क्या पाएंगे, देखो m1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m2 r2 वेक्टर, या इसके चलो मॉडुलस ले लें m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर। अगर मॉडुलस या मापांक अपने ले लिया है तो ये इक्वेशन ये बन गई है भाई, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, या इसे आप कह सकते हैं m1 अपॉन में m2, या यूं कह सकते हैं, या इसी रिजल्ट को यूं भी कह दो आप, एक ही बात है कि मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण दूसरे कण के द्रव्यमान आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यूं कहते हैं अतः कहा जा सकता है कि मूल बिंदु पर स्थित अतः कहा जा सकता है कि मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण परितः पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण, पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण दूसरे कण के द्रव्यमान आघूर्ण के बराबर होता है। पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण दूसरे कण के द्रव्यमान आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट और अपन इसमें और क्लियर कर सकते हैं, देखो कैसे, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 से, इसी इक्वेशन से देखें आप, इसमें मैं क्या कह सकता हूं कि r1 अपॉन में r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1। बताओ यही इक्वेशन बन रही है। अगर इस फॉर्मेट में है तो आप कह सकते हो r इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में m, या आप कह दीजिए m इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में r। यानी कि भारी जो कण होगा, भारी कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र के क्या होगी, निकट होगी। भाई यही तो स्थिति बन रही है। मैं क्या कह सकता हूं, r1 अपॉन में r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, r इज प्रोपोर्शनल, यानी कि भारी कण यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके लिए r क्या होगा, कम होगा। यानी भारी कण की स्थिति तो द्रव्यमान केंद्र के क्या होगी, निकट होगी, और हल्के कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र से क्या होगी, दूर होगी। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी अपन लिख लें जो अपन ने अभी अभी समझ लिया है। देखो क्या अपन कह दें, तो अपन यो कह सकते हैं कि अर्थार्थ द्विकण तंत्र में, अर्थार्थ द्विकण तंत्र में, अर्थार्थ द्विकण तंत्र में भारी कण की स्थिति,
भारी कण की स्थिति, अर्थात द्विकण तंत्र में भारी कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र के निकट होगी। कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र के निकट होगी, द्रव्यमान केंद्र निकट होगी, जबकि हल्के कण की स्थिति, जबकि हल्के कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र से दूर होगी। ये लो, ये अपने पास ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने जो है क्लियर कर लिया है। अब स्पेशल केस में नंबर सेकंड अपन बात कर रहे हैं, समान द्रव्यमान वाले कणों से अगर कोई तंत्र बना हो तो उसके लिए क्या पॉइंट अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर सेकंड जो पॉइंट मैं इसके अंदर लेके जा रहा हूं वो है कि अगर समान द्रव्यमान वाले कणों से बने, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने द्विकण तंत्र के, द्विकण तंत्र के, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने द्विकण तंत्र के, द्विकण तंत्र के, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ये अपन चेक करते हैं। देखो, अब देखो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, ये अपन पढ़ चुके हैं। RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2। अब यहां क्वेश्चन में क्या कहा है अपन ने कि इनका द्रव्यमान क्या है, समान है। चूंकि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M हो, तो अगर इनका द्रव्यमान समान हो तो देखो RCM वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, M R1 वेक्टर M R2 वेक्टर M प्लस M, यानी कि RCM वेक्टर इज इक्वल टू, M को ऊपर आपने कॉमन ले लिया है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर अपॉन में M, ये क्या हो गया है 2M, M से M कैंसिल आउट हो गया। RCM वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अपॉन में 2, ये लीजिए, ये इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि जो समान द्रव्यमान के कण होते हैं उन कणों का द्रव्यमान केंद्र उन कणों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर क्या होता है, स्थित होता है। ये कॉन्सेप्ट और अपन ने देख लिया है। देखो अपन ने दो केस इसके जान लिए हैं। पहला केस अपन ने जान लिया था कि अगर मूल बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र है तो क्या आ रहा है, दूसरा अपन ने जाना है समान द्रव्यमान का हो, तीसरा अपन जानेंगे कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो पहले अपन इन दो को पूरा कर लें, फिर अपन नंबर थर्ड की इसमें बातें करेंगे। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, अर्थात, देखिए भाई इससे आगे के पॉइंट का रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं इस ओर, अर्थात दो समान द्रव्यमान के कणों का, अर्थात दो समान द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान केंद्र के कणों का द्रव्यमान केंद्र
अर्थात दो समान द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान केंद्र उन कणों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। उन कणों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ये देखो दो कॉन्सेप्ट या अपन यो कह सकते हैं दो स्थितियां अपन ने इसमें जान ली है। अब है तीसरी स्थिति, वो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में द्रव्यमान केंद्र, जो अपन डिस्कस करते हैं इसके बाद। आप इसे नोट कीजिए।